सुबह की ताज़ा हवा के झोंके जंगल में गुनगुनाहट बढ़ रहे थे। सूरज की पहली किरण ने पेड़ों के पत्तों को सोने जैसा चमका दिया था। इस खूबसूरत नज़ारे के बीच एक छोटी सी पर बहुत हिम्मत वाली चिड़िया रहती थी। उसका घोंसला खुले आसमान तले एक पेड़ की शाखा पर था। वो दिन भर जंगल में दाना ढूंढने की हिम्मत करती, कभी इधर तो कभी उधर। दूसरे पक्षी दाना ढूंढकर, खाकर, अपना पक्का घर बनाकर चैन की नींद लेते थे। एक दिन मिट्ठू तोता और चंपा एक साथ दाना लेने जाते हैं। चंपा बहन, तुम भी अपना घर बना लो, तुम्हारे बच्चे खुले आसमान तले होते हैं, सुरक्षित नहीं रहते। तोते भैया, आपकी बात को तो मैं समझ रही हूँ, पर मेरे सपने कुछ अलग से हैं। मैं अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। ज्यादा कुछ मत करो, उनको बस एक पक्का घर बना दो, ऐसे में तुम्हारे बच्चों की जान खतरे में है। चंपा बीज इकट्ठे करती, गेहूं के दाने, कभी चावल के दाने। ऐसे ही उसके पास ढेरों अनाज जमा हो गया था। माँ, हमारे पास अनाज तो है, मगर हमारे पास अभी तक घर नहीं है। मेरे बच्चों, आप चिंता क्यों कर रही हो? आपकी माँ घर भी बनाएगी। तभी वहीं से एक सड़ियल कवि, काली कवि गुजरती है। अरे रे, तुम्हारी माँ घर कभी नहीं बनाएगी। ये अनाज, ये दाना सभी संभाल कर रखेगी। गौरी, तुम मेरे बच्चों को ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे, ऐसा क्या बोल दिया? मैं तो सच बोल रही हूँ। चलो, इसी अनाज का ही घर बना दो अपने बच्चों को। ऐसे ही मजाक करके वो वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटी, आप अपनी माँ पर भरोसा तो रखो। मुझे तो लगता है हमारी माँ कभी घर बनाएगी ही नहीं। हमें ऐसे ही बाहर सिसक सिसक कर सर्दी गर्मी में यही रहना होगा। उसका बेटा कुकू गौरी की बातों में आ चुका था। चंपा परेशानी के आलम में कुछ बीज उठाती है और फिर वहाँ से चली जाती है खेत में जाकर। हाँ ठीक है, इन्हीं बीजों का ही कुछ न कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि अब बातें मेरे बच्चों के दिल में आ गई हैं। बच्चों के लिए तो मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। ये कहकर चंपा मिट्टी को खोदती है। मिट्टी को खोदकर उसमें बीज डाल देती है। अरे रे, तुमको तो खेती का शौक पड़ गया। वाह वाह। गौरी, तुमने पहले ही मेरे घर का माहौल खराब करके रखा है, अब मेरे सामने मत आओ। घर का माहौल? मैं तो ऐसी कवि हूँ कि तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद कर दूंगी मैं। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात कभी नहीं मानेंगे। झूठ बोल रही हो तुम। मैं अपने बच्चों को ऐसा घर बना कर दूंगी जैसा घर जंगल में किसी का भी नहीं होगा। देख लेंगे बच्चे तुम्हारी मानते हैं या फिर मेरी मानते हैं। चंपा अपनी उस सब्जी को पानी देती है। ना जाने कौन सी सब्जी उग रही है, मुझे तो बीज का नाम ही नहीं पता था, लेकिन फिर भी माँ चिड़िया अपनी उस सब्जी पर खूब ध्यान लगाती है। शाम में घर जाती है। माँ, आप बाहर घूम फिर कर आ गई क्या? कुकू बेटा, आप अच्छे से जानते हो आपकी माँ घूम फिर कर नहीं बल्कि काम करके आ रही है। कुकू भाई, आप तो जैसे मम्मा के पीछे ही पड़ गए हो। थोड़ी सी मम्मा की इज्जत भी कर लिया करो। बेटी, आप चुप कर जाओ और लेट जाओ, खाना तो खा ही लिया होगा ना। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। चंपा के खेत में बहुत सारी भिंडियाँ लग गई थी। अरे वाह, ये तो भिंडी की सब्जी, मुझे तो पता ही नहीं था। उसके दोनों बच्चे भी सब्जी देखने के शौक में खेत में आ जाते हैं। अरे माँ, ये तो भिंडी है। हाँ माँ, मैंने अपनी किताब में देखी थी भिंडी। अब देखो, किताबों की बात आपकी माँ ने सच कर दिखाई है। वो गौरी झूठ कहती है मेरे बच्चों। तभी चंपा अपने खेत से भिंडी तोड़ती है और फिर भिंडी का अच्छा सा सालन बनाकर अपने बच्चों को खिलाती है। माँ, ये तो बहुत मजे का है, बहुत मजे का। अगली सुबह माँ चिड़िया जब अपने भिंडी के खेत में जाती है, उसके खेत में एक बहुत बड़ी भिंडी थी, जिसे देखकर माँ चिड़िया हैरान हो जाती है। अरे, इतनी बड़ी भिंडी! ये तो मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी है ऐसी भिंडी। अरे वाह, लगता है ऊपर वाले ने मुझ पर दया कर दी है। अब तो मुझे घर भी
इसे भिंडी का बनाना पड़ेगा। माँ चिड़िया अपने बच्चों के पास जाती है। कुकू और गुड़िया जल्दी से आओ, आपके लिए सरप्राइज है। आज आपकी माँ घर भी बना कर दे देगी आपको। बच्चे खुशी से अपना घोंसला और अपना सामान उठाकर वहीं पर आ जाते हैं। ओह वाओ मम्मा, इतनी बड़ी भिंडी, ऐसी भिंडी तो हमने कभी नहीं देखी। अरे माँ, इतनी बड़ी भिंडी तो कभी सपने में भी नहीं देखी मैंने। ऐसे ही बच्चे खुश हो जाते हैं और फिर उस भिंडी को काटकर कहीं दरवाजा तो कहीं विंडो लगाकर उसको एक सुंदर सा घर बना देते हैं। अरे मेरे बच्चों, हमारा घर कितना सुंदर है और कितना पक्का भी। घर काफी हरा था। हरे घर में तो उनकी आंखें और ज्यादा रोशनी महसूस करने लगी। अरे माँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो सूरज से भी बचाएगा, बारिश से, धूप से, गर्मी से, सर्दी से। वो सभी अपने घर में काफी खुश थे। अगले दिन जब कुकू नदी पर पानी पीने जाता है, उसको गोरी कवि वहीं पर रोक लेती है। कुकू, तुम्हारी माँ तुम्हारा घर कभी नहीं बनाएगी। ऐसा करो, तुम मेरी भांजी से शादी कर लो, वो तुमको घर भी बना कर देंगे। गोरी आंटी, आप रहने दे, मेरी माँ ने कल घर बना लिया था। हमारा भिंडी का अच्छा और पक्का घर है। भिंडी का घर? ये कहीं मदारी चिड़िया तो नहीं? मुझे तो लगता है बड़ी कोई जादूगरनी है तुम्हारी माँ। आप जो भी समझे, मैं अपनी माँ के साथ ही रहूँगा। ये कहकर कुकू वहीं से वापस आ जाता है। गोरी पीछे से उनका भिंडी का घर देखने आती है। अरे वाह, इतनी बड़ी भिंडी मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखी। लगता है चिड़िया के हाथ लॉटरी लग गई है। गोरी उनके घर जाती है। इतना बड़ा और विशाल घर। अरे जादूगरनी, तुमने ये घर कैसे बनाया? मुझे जादूगरनी चिड़िया मत बोलो, मुझे तुम मेहनती चिड़िया बोलो, क्योंकि ये सब मेरी मेहनत से हुआ है। तुम्हारा घर तो मैं तोड़ कर ही रहूंगी। ऐ ऊपर वाले, ऐसी बारिश कर कि इसका भिंडी का घर रेजा रेजा हो जाए। ये कहकर गोरी वहाँ से चली जाती है। माँ, क्या सच में हमारा घर रेजा रेजा हो जाएगा? गुड़िया बेटी, हमारा भी तो खुदा वही है, वो उसकी सुनता है तो हमें भी देखेगा ना। ऐसे ही उस माँ का विश्वास खुदा पर भी पूरा पूरा था। उस रात बहुत तेज बारिश आती है। बच्चे डरकर अपनी माँ के पंख में छुप जाते हैं, कहीं गोरी आंटी की बद्दुआ सच न हो जाए। तेज जैसे ही बारिश बढ़ती गई, काले बादल मजीद आते गए, बिजली चमकती गई और जंगल के पक्षियों के घर धड़ाम से बारी बारी जमीन पर गिरने लगे। गोरी का घर भी हिलने लगता है। कोलू जी, हमारा घर तो काफी पक्का था ना? हाँ गोरी, लगता है आज घर का आखिरी समय है। तभी उनका घर भी जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। सभी पक्षी जान बचाने के लिए इधर उधर फिर रहे थे। तभी उनको पनाह के लिए चंपा का घर ही मिलता है। चंपा बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो, हमें अपने घर में ले लो, हम लोग बहुत मजबूर हैं। ऐसे ही गोरी कवि रो रो कर मदद की गुहार लगा रही थी। चंपा का दिल बहुत बड़ा था। वो दरवाज़ा खोलती है और सभी पक्षियों को अंदर आने देती है। चंपा बहन, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी। ऊपर वाले ने वो बद्दुआ तो मेरे पीछे लगा दी। गोरी कवि काफ़ी शर्मिंदा थी। सभी पक्षी चंपा के भिंडी के घर का बहुत तारीफ कर रहे थे और ऐसे ही वो अपनी रात उस भिंडी के घर में सुरक्षित होकर गुजारते हैं। जंगल में रात का समय था और फिर जंगल के सभी पक्षी शांति के साथ अपने घोंसलों में लेटे हुए थे। तभी हरियाली तोती अपने पति मिट्ठू से कहती है, मिट्ठू जी, याद है हमारे माता पिता हमें किस तरह बचपन में छुपा कर रखते थे शिकारियों से? हर तरफ शिकारी ही शिकारी होते थे। हाँ, मुझे अच्छे से याद है, मेरे पिताजी को भी शिकारी ने ही तीर मारा था। मिट्ठू जी, वो शिकारी अब नहीं आते, तभी तो जंगल में शांति है। हाँ, तभी ही शांति है। हमारे कुछ बड़े पक्षियों ने ऐसी बुद्धि लड़ाई कि शिकारी कभी वापस ही नहीं आया। और फिर चंपा अपने बच्चों के साथ घर में बैठी हुई थी। गुड़िया और कुकू, सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है। मम्मा,
मेरा तो मन कर रहा है आप हमें परियों की कहानी सुनाएं। हाँ मम्मा, मेरा भी दिल कर रहा है परियों की कहानी सुनाएं। गुड़िया और कुकू, आज मैं थक गई हूँ, कल सुनाऊंगी आपको। ऐसे ही सुबह हो जाती है। चंपा जैसे ही घर से बाहर निकलती है, उसी के घोंसले वाले पेड़ के नीचे एक इंसान ठहरा हुआ था। अरे ये तो मुझे इंसान लगता है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये जंगल तो सिर्फ हमारा है। लगता है अब हमारा जंगल फिर से एक काली छाया में फंस गया है। चंपा बहुत परेशान हो जाती है और वो अपने घर वापस चली जाती है। गुड़िया और कुकू बेटा, हमारे घर में कुछ दिन का दाना जमा है और तुम लोग घर से बाहर नहीं निकलना। घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मम्मा, मैं तो बाहर नहीं जाती, कुकू भाई बाहर जाती है, इन्हीं को मना कर दिया आप। हाँ कुकू, बाहर नहीं जाना, बाहर बहुत खतरा है। उधर से मिट्ठू और हरियाली दाना लेने के लिए बाहर निकलते हैं। अरे अरे हरियाली, जल्दी से अंदर जाओ। क्या हुआ मिट्ठू जी, सब ठीक तो है? अरे देख क्या रही हो, सामने देखो, वो सामने इंसान आ गया है। इसने कहीं ना कहीं जाल तो बिछाया ही होगा। हाँ मिट्ठू जी, रात में शिकारियों को याद किया, लगता है आज शिकारी आ गए। मिट्ठू और हरियाली भी अपने घर वापस चले जाते हैं। कालू जी, इतनी सुबह हो गई है, जंगल का कोई भी पक्षी दाना लेने के लिए नहीं निकला। चलो हम जाकर ले आते हैं। हाँ गौरी, भूख भी काफी ज्यादा लग रही है, यही मैदान से ही दाना मिल जाएगा। चलो। गौरी और कालू जैसे ही अपने घर से बाहर निकलते हैं, वो भी उस इंसान को देख लेते हैं। अरे रे रे, पहले तो कभी नहीं देखा, ये आफत कहाँ से टपक पड़ी। कालू जी, इंसान है, किसी काम से आया होगा। चलो हम जाते हैं दाना लेने के लिए। गौरी, मैं नहीं जा रहा, मुझे डर लगता है, ये इंसान बड़े जालिम होते हैं। अरे जब पक्षी को पकड़ते हैं गला ही काट डालते हैं। कालू, निकम्मे निखट्टू और फिर डरपोक कहीं के, मैं तो जा रही हूँ। गौरी कभी जिद करके दाना लेने के लिए निकल जाती है। अरे सुबह से ठहरा हूँ, अभी तक कोई भी पक्षी घर से नहीं निकला। लगता है पक्षियों को भी शक पड़ गया है कि मैं आया हुआ हूँ। गौरी कवि को एक जगह ढेर सारा दाना दिखाई देता है। ढेर सारा दाना? अरे मैं तो पूरा बरसात के मौसम का दाना लेकर जाऊंगी आज। गौरी कवि जैसे ही उस दाने के पास जाती है, तभी वो जाल में फंस जाती है। अरे मैं तो फंस गई, बचाओ बचाओ। कालू, कालूपति जी, मुझे बचाओ। अरे ये आवाज तो गौरी की है, लगता है गौरी फंस गई शिकारी के जाल में। कालू कौवा बहुत परेशान होकर मिट्ठू तोते के पास जाता है। तोते तोते, देखो मेरी उम्र 70 साल है, बड़ी मुश्किल से शादी हुई थी, गौरी शिकारी के जाल में फंस गई, मैं तो रंडवा हो जाऊंगा, मेरी गौरी को बचा लो। अरे तुमने गौरी को मना क्यों नहीं किया था? हम तो घर से बाहर नहीं निकले, शिकारी को देख के तभी से धुप के बैठे हैं हम। अरे यार तोते, बचा लो, मेरी पत्नी को बचा लो। मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा, अगर मेरी मोटी चोंच आज नहीं काम आएगी तो कब काम आएगी। मिट्ठू तोता और कालू कौवा सीधा चिड़िया के घर जाते हैं। चंपा बहन जल्दी चलो, गौरी जाल में फंस गई है। गौरी बहुत जिद्दी है, मान लेती कालू की बात, मगर वो भी दाना लेने के लिए निकल गई बाहर। तभी मिट्ठू तोता उन सबको अपनी योजना बताता है। ठीक है ना, मैं पीछे से जाल कुतर लूँगा। हाँ तोते भैया, बस हमें सावधान रहना होगा और फिर अच्छे से अपना काम मुकम्मल करना होगा। शिकारी थक हार कर पेड़ की छांव में बैठा हुआ था और फिर चंपा चिड़िया पीछे से जाकर उसके सर पर जोर से चोंच मारती है। अरे कौन है? ये चिड़िया मुझे मारेगी, आज तो मैं तीर नहीं लाया, कल तीर लाऊंगा। चिड़िया इंसान को तंग करती है, कभी इधर मारती है तो कभी उधर से, और फिर चालाकी से भाग जाती है। पीछे से मिट्ठू तोता गौरी कवि वाला जाल अपनी मोटी चोंच से कुतर लेता है। तोते भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद,
मैं तो अभी सपना देख चुकी थी कि शिकारी की हंडिया में हूँ, वो मेरी टांग खा रहा है। गौरी चुप कर जाओ और जल्दी से भागो, अब दोबारा कभी नहीं निकलना घर से। और वो सभी चालाकी के साथ गौरी को निकालकर वापस अपने घरों को चले जाते हैं। तोते भैया, ये कब तक चलता रहेगा? हमारे पास इतना दाना नहीं और वो रोजाना आ जाता है। हमारे बच्चे तो भूख से मर जाएंगे। हाँ रानो, मैं खुद बहुत परेशान हूँ, पता नहीं क्या बनेगा। ना जाने ये समस्या हम पर ही क्यों टूट पड़ी। अब पता नहीं ये कब भागेगा और कब हम आज़ाद हो जाएंगे। अम्मा, मेरे पास एक उपाय है। मैंने ना एक बार किताब पढ़ी थी। गुड़िया बेटी, आप तो चुप कर जाओ। अम्मा, बता रही हूँ ना, शिकारी को मैं भगा दूंगी। अरे गुड़िया, बोलो बोलो, कैसे भगाओगी तुम? और फिर गुड़िया बड़ी मासूमाना तरीके से उनको उपाय बताती है। अरे वाह रानो, उपाय गंदी नहीं है, काम कर जाए तो एकदम मस्त है। अगर तोते भैया, इसमें काम बहुत ज़्यादा करना है, बारीकी के साथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं सब संभाल लूँगा। अगले दिन मिट्ठू तोता एक लाल कलर की कालीन लेकर आता है और फिर लाल सेब भी। तोते भैया, ये तो लाल रंग का सेब है, क्या पता वो इसके पीछे ना आए। अरे मैं इस पर गोल्डन रंग कर दूंगा, ये सोने का सेब लगेगा और वो लाल चीज जरूर आएगा। और फिर वो सभी अपना सामान लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो एक पुराने गड्ढे की तरफ जाते हैं जिसमें एक बड़ा नाग रहता था। अरे तोते भैया, इस गड्ढे के ऊपर लाल रंग की कालीन रखकर ये सोने का सेब रख दो और वो शिकारी खुद ही आएगा अपनी लालच से। अरे नहीं, उस दिन की तरह उसके टकले सर पे तुम्हें चोंचे मारनी पड़ेंगी। मिट्ठू तोता इधर से कालीन सजा देता है, उस पर वो सेब भी रख देता है। सेब पूरा गोल्डन रंग का था, जो कि सोने का सेब लग रहा था। याहू, अब आएगा मजा, अब हम शिकारी को पकड़ लेंगे। चंपा चिड़िया शिकारी की तरफ जाती है। वो आते जाते शिकारी को जोर से चोंचे मार रही थी। तभी शिकारी उसके पीछे भागता है। रुको रुको, तुमको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुमको। चंपा उसको उस कालीन की तरफ ले आती है। अरे ये क्या, ये चिड़िया तो मेरे लिए लकी साबित हुई। ये तो मुझे यहाँ ले आई। ये तो सोने का सेब है। वाह, मैं तो अमीर हो गया, सबसे अमीर हो गया मैं। वो के साथ जैसे ही कालीन पर कदम रखता है, वो नीचे गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे के अंदर सांप भी बैठा था और वो उठ जाता है। कभी सोने मत देना, कभी भी। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। तभी किसान बचाओ बचाओ की गुहार लगाता है और वो किसी तरह गड्ढे से निकलकर भागता है। नाग उसके पीछे था और फिर नाग उसको जंगल से बाहर निकाल कर ही दम लेता है। शिकारी ऐसा भागता है कि वापस उस जंगल को मुंह करके नहीं देखता। अरे वाह, मेरी बेटी गुड़िया तो बहुत बुद्धिमान है। हाँ मम्मा, मुझे ऐसे ख्याल आया था, मैंने किताब नहीं पढ़ी थी। मम्मा अब ये झूठ बोलेगी अपनी तारीफें करवाने के लिए। ये सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं। रात के समय सभी पक्षियों ने अपने अपने घरों में दिया जलाए हुए रखा था। सभी के घर से रोशनी आ रही थी। जग्गू अपने घर में रो रहा था। मम्मा, सबके घर में रोशनी है, हमारे घर में अंधेरा क्यों है? जग्गू बेटा, मैं तो दहेज में दिया लेकर आई थी, मगर तुम्हारे पापा ने कभी तेल लेकर दिया ही नहीं। पापा, हमें भी तेल लेकर दे, हमारे घर में कभी दिया नहीं जला। जग्गू बेटा, हम 3 लोग हैं, मुझसे दाना नहीं कमाया जाता, मैं दिए का तेल कहाँ से कमा कर लाऊंगा? कालू के घर में अंधेरा ही था। मम्मा, मुझे अंधेरे से डर लगता है। जग्गू बेटा, आकर मेरे पंखों में सो जाओ, आपको नींद आ जाएगी। जैसे तैसे करके जग्गू सो जाता है।
कालू, मैं तुमको आखिरी बार बोल रही हूँ, हमें पेट भर कर दाना दो। हमारे घर में भी दिया जलना चाहिए, नहीं तो मैं कल ही घर छोड़कर चली जाऊंगी। गौरी, अब तुम ज्यादा मुझे परेशान मत करो, मैं कुछ करता हूँ कल तुम्हारे लिए। उधर चिड़िया के घर में उसके दोनों बच्चे आपस में खेल रहे थे। मम्मा, कुक्कू मुझे पकड़ नहीं पा रहा। गुड़िया बेटी, रात हो गई है, अब सो जाओ ना। मम्मा, मुझे ना दिए की रोशनी बहुत अच्छी लगती है, सूरज से भी ज़्यादा। हाँ मामा, ज़्यादा देर दिया ना गुड़िया की वजह से ही चलता है और हमारा सारा तेल जल जाता है। हाँ तो क्या हुआ कुक्कू बेटा, मैं अपने बच्चों के लिए ही तो कमा कर लाती हूँ। अगली सुबह ही सुबह कालू कौवा चंपा चिड़िया के घर आता है। चंपा बहन, क्या तुम मेरे साथ दाना लेने जाओगी? कभी भैया, मैं एक बार गई थी, आपने मुझे धोखा दिया था, अब मैं दोबारा विश्वास नहीं कर सकती। देखो चंपा, मेरे साथ चलो, मुझे तो पता ही नहीं जंगल में दाना कहाँ मिलता है और मीठा फल कहाँ पर मिलता है। मैं सिर्फ एक शर्त पर जाऊंगी, आप अपना दाना ढूंढोगे और मैं अपना, आप मेरे दाने पर नजर नहीं रखोगे। अरे छोटी चिड़िया, किसी तरह चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। कालू चंपा को अपने साथ दाना लेने के लिए ले जाता है। वो दोनों मैदान में जाते हैं। मैदान में उनको कुछ नहीं मिलता। कभी भैया, पहले तो मैदान में दाना मिल जाता था, अब नहीं मिल रहा, अब हमें घने जंगल में जाना होगा। हाँ चिड़िया, मुझे तो कुछ भी पता नहीं, बस तुम ही मुझे साथ साथ लेती चलो। फिर वो घने जंगल में जाते हैं। घने जंगल में जाकर चंपा चिड़िया को एक पेड़ पर कुछ मीठे फल मिल जाते हैं। कभी भैया, अगर हमें एक पेड़ के ऊपर ढेर सारे मीठे फल मिल जाए तो आप क्या करोगे? मैं सारे मीठे फल तोड़ लूंगा और अपने घर में टोकरी भर के रख दूंगा और फिर आराम से खाता रहूंगा। ये कौवा तो दूसरे पक्षियों का दुश्मन है, किसी को भी दाना नहीं खाने देगा। इससे अच्छा है इसको मीठे फल के बारे में बताऊं ही नहीं। चले कभी भैया, हम आगे जाकर देखते हैं। वो पुराने कुएं के पास जाते हैं। वहाँ पर कुछ गंदम के दाने मिल जाते हैं। कभी भैया, ये मिल के गंदम के दाने, आधे आप रख लो, आधे मैं ले लेती हूँ। अरे पूरा दिन पंख फड़फड़ाने के बाद यही कुछ दाना मिला है, उसमें भी चिड़िया का हिस्सा। चंपा बहन, क्या तुम मेरे लिए पानी लेकर आ सकती हो? मेरा हलक सूख रहा है। कभी भैया, अब तक तो आप बिल्कुल ठीक थे, आप चले जाओ, दाने का ध्यान मैं रख लूँगी। देखो चंपा, मैं प्यास पे ना ज़्यादा नहीं उठ सकता, तुम्हें तो पता है कि हम कौवे कितने लाडले होते हैं। अच्छा ठीक है कभी भैया, आप दाने का ध्यान रखो, मैं पानी लेकर आती हूँ। चंपा पानी लाने के लिए चली जाती है। चली गई वो पागल चिड़िया, चली गई। हाँ, अब आएगा मजा। कालू कौवा वो सभी दाने उठाकर वहाँ से भाग जाता है। कालू कौवा बहुत तेज उड़ रहा था और वो पहले चंपा चिड़िया के घर जाता है। कालू अंकल, हमारी मम्मा तो आपके साथ गई थी, मम्मा को नहीं लेकर आए क्या आप? अरे बच्चों, वो तुम्हारी मम्मा नदी पर बैठकर तुम लोगों का इंतजार कर रही है, वहाँ पर मीठा फल लेकर बैठी है, मैं यही बताने आया था। अरे वाह गुड़िया, जल्दी चलो, हमारी मम्मा ने आज हमारे लिए मीठा फल लिया हुआ है। हाँ कुक्कू भाई, मुझे तो वैसे ही बहुत पसंद है। चलो चलो, तुम दोनों बच्चों की आपस में रेस है, सबसे पहले नदी पर कौन पहुंचेगा। जो नदी पर पहुंचेगा मैं उसको 10 रुपए इनाम दूंगा। चलो, मैं तो जीत जाऊंगी। वो दोनों बच्चे कालू की बातों में आ जाते हैं और वो नदी किनारे चले जाते हैं। हा 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 हा, जैसी माँ पागल वैसे बच्चे पागल। मैं पहले ही बोला करता था कि कालू जैसी बुद्धि किसी के पास भी नहीं है। कालू कौवा चिड़िया का दिया लेता है, उसका तेल उठाता है और वहाँ से चला जाता है। कालू जी, आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई। आप देखो तो सही, तेल भी लाए, दिया भी लाए। दिया तो हमारे घर में रखा हुआ था। हाँ, तुम रोज कहती थी ना कि मेरे जहेज का दिया, मेरे दहेज का दिया। देखो, मैं आज अपने पैसों से लेकर आया हूँ। कालू जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम हमारे लिए इतना कुछ कर लाए हो, दाना भी लेकर आए हो। जग्गू बेटा, जल्दी से घर के अंदर आओ। जग्गू
बाहर डाली पर बैठा खेल रहा था और वो तुरंत अपने घर में आता है। पापा पापा, क्या आप दिया लेकर आए? हाँ मेरा शेर, मैं दिया भी लेकर आया और साथ में तेल भी लेकर आया और ये दाना भी। मम्मा मम्मा, इसका मतलब हमारे पापा अच्छे पापा बन गए हैं। हाँ जग्गू बेटा, मेरे बेटा बड़ा हो गया है, अब अपने पापा से बातें भी मनवा लेगा। जग्गू और गौरी दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। उधर छोटे बच्चे नदी पर पहुंच जाते हैं। मम्मा मम्मा, ये मीठा फल कहाँ है? अरे कौन सा मीठा फल, और तुम लोग घर से बाहर क्यों आए? मम्मा, आपने ही तो हमें बुलाया है, हम तो आपके कहने पर आए हैं। अरे नहीं, मैंने तो कोई संदेशा नहीं भेजा। तुम लोग कैसे आए यहाँ पर? मम्मा, कालू अंकल ने बोला है कि आपकी मम्मा मीठा फल लेकर बैठी है। कालू, इसका मतलब वो आज फिर मुझे चूना लगा गया। वो मुझे पानी के लिए भेजकर वो सभी दाना ले गया होगा। चंपा बहुत परेशान हो जाती है। गुड़िया और कुक्कू, जंगल में कभी शिकारी पक्षी और कालू कौवे की बात मत मानना। तुम लोगों के अंकल सिर्फ कबूतर और मिठू तोता है, वही तुमको ही अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं। चलो सब घर। चंपा काफी गुस्से में थी और अपने बच्चों को लेकर घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, हमारा दिया कहाँ है? मम्मा मम्मा, गुड़िया ने तोड़ दिया होगा। नहीं मम्मा, मैंने तो दिया नहीं तोड़ा। हाँ, अब तक नहीं तोड़ती थी मेरी बेटी, आज ही तोड़ दिया क्या उसने? मम्मा, मैंने भी देखा नहीं उसको दिया तोड़ते, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। इसका मतलब वो कालू कौवा मेरे घर से दिया भी उठा कर ले गया, तेल भी नहीं रखा हुआ और फिर उधर से दाना भी ले गया। सही चूना लगाया है उसने मुझे। अब दोबारा कभी बात भी नहीं करूँगी उस फराडिये कौवे से। मम्मा, आप खाने के लिए कुछ भी नहीं लेकर आई? गुड़िया बेटी, अब दोबारा जा रही हूँ, अपने बच्चों को भूखा थोड़ी ना सुला सकती हूँ। चंपा शाम के समय फिर से घर से निकल जाती है। अरे चंपा बहन, कहाँ जा रही हो इस समय दाना लेने? हाँ तोते भैया, दाना तो मुझे सही समय पर मिल गया था, मगर मुझे अकल सही समय पर नहीं आई, इसीलिए उस फराडी कौवे ने मुझे लूट लिया। अरे तुम जाती ही क्यों हो उसके साथ? अरे बस किस्मत फूट गई थी मेरी। मेरा दिया और साथ में तेल भी उठा कर ले गया, दाना भी फ्रॉड के साथ ले लिया उसने। अरे अब वो वापस तो नहीं करेगा, मगर हाँ आइंदा ध्यान रखना। चंपा उसी घने जंगल में जाती है जहाँ पर मीठे फल का पेड़ था। अपने बच्चों के लिए मीठा फल तोड़ लेती हूँ। उस कालू कौवे की बात को सच ही कर देती हूँ कि आपकी मम्मा मीठा फल लाई है। चंपा मीठे फल तोड़ती है, एक कुक्कू का, गुड़िया का और फिर अपना, और वहाँ से चली जाती है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। कुक्कू भाई, खिड़की से देखो, हमारी मम्मा आ गई। हाँ मम्मा आ गई है और मम्मा के पंखों में तो मीठा फल भी है। याहू, अब तो बहुत मजा आने वाला है। चंपा घर के अंदर आ जाती है। चलो मेरे बच्चों, अपना अपना मीठा फल लेकर खा लो और फिर समय से सो जाओ। आज दिया नहीं है तो तुम लोग खेल नहीं पाओगे। मम्मा, मैं कल ही कालू कौवे के घर से दिया लेकर आ जाऊंगी। नहीं, हम लोग और खरीद लेंगे। मीठा फल खाओ और सो जाओ। चिड़िया के दोनों बच्चे मीठा फल खा रहे थे और फिर चिड़िया भी अपने मीठे फल को जैसे ही चोंच मारती है, मीठे फल से कुछ रोशनी की किरणें निकलती है और फिर सामने एक परी आ जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो कितने दिनों से कैद हुई पड़ी थी इस सेब में, तुमने मुझे निकाला है। चिड़िया बताओ, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहती, बस मेरे बच्चों को दिए की रोशनी में बैठना बहुत पसंद है। मुझे दिया और तेल दे दो। ठीक है, तुमने अपनी मर्जी से दिया और तेल मांगा और मैं तुमको उम्र भर का भोजन भी दे रही हूँ। अब से तुमको बाहर जाना होगा तो सिर्फ सैर के लिए। उस फराडिये कौवे से बच के रहना होगा। अरे आपको तो मेरे बारे में सब मालूम है। हाँ, हम अच्छे पक्षियों के साथ होते हैं और दुष्ट पक्षियों के खिलाफ होते हैं। तभी परी अपनी जादू की छड़ी से उनको दिया और तेल देती है
और फिर ढेर सारा भोजन भी देती है। ये ऐसा भोजन है जितना खाओगे उतना दोबारा हो जाएगा। ये भोजन कभी भी कम नहीं होगा। आप परी जी, आप हमारे घर की मरम्मत भी कर दीजिए। बरसात होने वाली है, हमारा घर भी नया कर दीजिए। हाँ ठीक है, मैं आपको घर भी नया कर देती हूँ। तभी वो परी अपने जादू से चिड़िया का एक शानदार घर भी बना देती है। चिड़िया की जिंदगी तो पूरी तरह सुधर गई थी। सुबह हो जाती है। कालू जी, ये सामने वाला घर किसका है? गौरी, ये तो पहले चिड़िया का ही होता था, अब तो कुछ अलग ही घर बना हुआ है। कालू जी, मैं जाकर पूछ आती हूँ। गौरी कवि उस घर पे जाकर दस्तक देती है। कौन कौन हो इस घर में? ये घर किसने बनाया है? गौरी, ये घर मैंने बनाया है। चंपा, एक ही रात में इतना सुंदर घर कैसे बना ली तुम? जैसे तुम्हारा पति एक ही समय में किसी को पागल बनाकर उनका दिया और दाना चोरी कर लेता है, वैसे ही मैंने अपनी ईमानदारी और सच्चाई से अपना घर बना लिया है। गौरी कवि बहुत शर्मिंदा होती है, अब वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। उल्टे पंख वापस अपने घर में लौट जाती है। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, हमारी कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आपका धन्यवाद।